वेलकम टू बी प्रबुद्ध। मैं मात्र 20 सेकंड लूँगा बी प्रबुद्ध के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए। बी प्रबुद्ध के सारे कंटेंट्स एक हाई लेवल टीम के द्वारा और उनके गाइडेंस में तैयार किए जाते हैं, जिसके टीम मेंबर्स या तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर इस प्लेटफॉर्म से पढ़िए। यहाँ पर सब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी कि PYQs बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो इसमें हम लोग 3 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। सारे न्यूज़ PYQs बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इसमें MCQs होगा और न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक जीके फैक्ट्स होंगे और यदि पॉसिबल होगा तो उससे रिलेटेड सारे फोटोज भी दिए जाएंगे। साथ में न्यूज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा और ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर अदर सेंट्रल एग्ज़ाम हो। लेकिन इसे मैं क्लियर कर दूं कि इसमें UPSC और बैंकिंग वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने उनके लिए लिखा है जो डायरेक्ट PPT या फिर PDF से पढ़ना चाहते हैं, जो बी प्रबुद्ध टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो जो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैंने लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 मार्च 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने किस भारतीय नौसेना पालपोत को मस्कट ओमान की पहली विदेश यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद मुंबई में स्वागत किया है? तो इसका सही जवाब है INS कौंडिन्य। तो यहाँ पे आपको 2 बात याद रखना है कि एक INS कौंडिन्य नाम का कह सकते हैं एक छोटा सा शिप है, वो ओमान की यात्रा करके इंडिया में आया है और मुंबई में उसका स्वागत किया गया है रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के द्वारा। अब इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि समाचार ये है कि 2 मार्च 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारतीय नौसेना पालपोत कौंडिन्य का मुंबई में नवल डॉकयार्ड में स्वागत किया है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये जो पोत है वो ओमान के मस्कट की अपनी पहली ऐतिहासिक विदेशी यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटा है। इसमें खास बात यह है कि जो INS कौंडिन्य है ये एक छोटा सा 20 मीटर का लंबा बोट है, कह सकते हैं शिप है, जो पारंपरिक तरीके से जिस प्रकार पहले के ज़माने में बोट बनाए जाते थे सील करके, उस प्रकार से इसे बनाया गया है, इसलिए इसको स्टिच्ड पालपोत बोला जा रहा है। तो ये कुछ दिन पहले की ही बात थी, वो जब ओमान गया था उसमें भी ये न्यूज़ कवर किया गया था, अभी फिर से कवर किया गया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए अब जब आया है कल तो इस कारण ये न्यूज़ आज दिया जा रहा है। ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो प्राचीन समुद्री ज्ञान है उसको पुनर्जीवित किया जाए और युवाओं को साहसिक कार्य और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देशों ने किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है यूरेनियम की आपूर्ति और नागरिक परमाणु ऊर्जा, मतलब यूरेनियम सप्लाई एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 2 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यहाँ पे जब भी मेंशन किया जाता है किसी देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, तो वो नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे कनाडा का जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, ये भी आपको याद रखना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। तो इसमें दोनों देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हुआ, इसमें क्या हुआ है कि दोनों देशों ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कनाडा के बारे में स्टैटिक जीके फैक्ट्स दे दिया गया है कि जो कि कनाडा का भी जिक्र हुआ है। तो मेनली 3-4 बातें किसी देश से रिलेटेड आपको याद रखना है। पहला ये कि वो किस महाद्वीप में है। यदि महाद्वीप आपको मैप पर लोकेशन याद रहेगा तो आप उसके बारे में कुछ भी फैक्ट इजीली याद रख पाइएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा यहाँ पे प्यारा भारत और यहाँ पे है ये अमेरिका और अमेरिका के ऊपर है कनाडा। तो ये जो महाद्वीप है
उत्तरी अमेरिका, ये पूरा जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसी में कनाडा एक ऊपर ये जो कंट्री दिख रहा है ये कनाडा है। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। इसकी जो राजधानी है वो है ओटावा, और इसका जो करेंसी है, मुद्रा है, वो कैनेडियन डॉलर है। ये किसके लिए पॉपुलर है? ये पॉपुलर है दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने किस देश के साथ 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो सही जवाब है जापान। तो यहाँ पे है द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, इसका मतलब है बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। तो किसका स्वैप अरेंजमेंट हो रहा है? तो ये करेंसी का स्वैप अरेंजमेंट हो रहा है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि भारत और जापान ने 28 फरवरी 2026 से प्रभावी अपनी द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था, मतलब कि बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किया है। मतलब ये एग्रीमेंट पहले से ही था, लेकिन इसको रिन्यू किया गया है फिर से, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है। इस व्यवस्था का आकार 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, पर मतलब ये पहले से ही 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और उसी को बरकरार रखा गया है। यह व्यवस्था विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और भुगतान संतुलन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अब चूंकि जापान का यहाँ पे जिक्र हुआ, तो जापान के बारे में भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के फैक्ट्स। इसमें जापान जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे और जापान है यहाँ पे। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ही एशिया में आ जाता है। तो इसलिए जो जापान भी होगा वो भी एशिया में ही पाया जाएगा, एशिया का ही एक देश है। जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है और जो जापान की मुद्रा है वो येन है। और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी अभी हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी के फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला है कि कार्य क्या है। तो कार्य तो इसका यही है कि जितने भी भारतीय बैंक हैं और भारतीय बैंकिंग प्रणाली है उसको नियमन के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी जिम्मेदार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि यह मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है और मुद्रा जारी करता है। मतलब यह है कि जितने भी आप करेंसी नोट्स देखते हैं उसमें से जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और ये भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को प्रबंधित करता है, इसका रेगुलेट करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 2 मार्च 2026 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सी नई प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित ड्राइव सिस्टम। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 2 मार्च 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित एकीकृत ड्राइव सिस्टम लॉन्च किया है। यह तकनीक वाहनों को दक्षता बढ़ाने और आकार में कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 को जारी स्टार्टअप लिंक इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में भारत की विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो यह है 54वां, 54th। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है स्टार्टअप लिंक के द्वारा और इस रिपोर्ट का नाम है इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026। इसमें भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। यदि दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत जो है वो चीन से इसमें आगे है, क्योंकि चीन का जो इसमें पोजीशन है 85वां स्थान है और दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जानकारी के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने
किस क्षेत्र में 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखने में मदद की है? तो ये है बैक्टीरियल जीन विनियम, मतलब कि बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियल जीन विनियमन मतलब कि बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन के 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो जितने भी साइंस के फील्ड हैं उसमें एक बेहतर एंटीबायोटिक्स या नियामक अवरोध को मतलब कि रेगुलेटरी इनहिबिटर्स को डिजाइन करने में इसको बहुत मदद मिलेगी इस खोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मार्च 2026 की नीति आयोग और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास कार्यों को मजबूत करने के लिए SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहयोग के दूसरे चरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है जीका मतलब कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नीति आयोग ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते में क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में जापान इंडिया को कोऑपरेशन एक्शंस के फेज 2 के लिए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस पर साइन किए हैं, जिसका मकसद है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में डेवलपमेंट इंटरवेंशंस को मजबूत करना। तो मतलब बस आप सीधा समझ सकते हैं कि जो भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे रिलेटेड ये फैक्ट है और बस आपको याद रखना है कि जापान के साथ ये समझौता हुआ है। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा एक्रोनिम्स आते हैं वहाँ पे मैं जानबूझ के फुल फॉर्म मेंशन करता हूँ। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ये पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मार्च 2026 को बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान GSMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। ये सुनील भारती जो मित्तल हैं इनके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ कि ये कौन है। ये एक्चुअली जो एयरटेल हैं, एयरटेल हमारे देश में है ना, एयरटेल के ये कह सकते हैं कि मालिक हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 2 मार्च 2026 को वैश्विक दूरसंचार उद्योग में उनके योगदान के लिए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन मतलब कि GSMA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सुनील भारती मित्तल के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सुनील भारती मित्तल भारत में मोबाइल क्रांति के अग्रदूतों में से एक हैं और उन्होंने एयरटेल को एक वैश्विक ब्रांड बनाया है। अभी जियो के आने के पहले जो बोलबाला था मार्केट में वो एयरटेल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी से है ये न्यूज कि 2 मार्च 2026 को किस भारतीय शहर ने एक ही दिन में 50 लाख से अधिक पौधे लगाकर मेगा वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एक्चुअली ये एक ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा, एक ही घंटे में। ये जो रिकॉर्ड है एक ही घंटे में बनाया गया है। तो सही जवाब है वाराणसी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने 2 मार्च 2026 को एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो फोटो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये बनाया गया है 1 घंटे से भी कम टाइम पीरियड में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ये ध्यान रखें कि ये जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बस वृक्षारोपण किया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े वृक्ष अभी हो गए हैं, अभी बस वो सैपलिंग्स हैं, उसको सैपलिंग बोलते हैं। जो छोटे छोटे शुरुआत में जो कह सकते हैं कि पौधे के बच्चे हैं वो अभी। अब आते हैं कुछ न्यूज पर जो शॉर्ट न्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनका MCQ बनाने पर उतना ज़्यादा सेंस बनता नहीं था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे मैंने दे दिया है। तो पहला न्यूज ये है कि जो BP सिंह हैं
बीपी सिंह ने 2 मार्च 2026 को नौसेना आयुध महानिदेशक मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल आर्मामेंट DGNA का पदभार ग्रहण किया है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी अपॉइंटमेंट ही इनका हुआ है। कौन है ये कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसने इन्फॉर्म किया है कि डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी DCGI मतलब कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 1 साल और रहेंगे। मतलब ये पहले से भी थे ऑलरेडी DCGI के फॉर्म में, इनको और 1 साल का विस्तार दिया गया है कि 1 साल और इसी पोस्ट पर बने रहेंगे। साथ में इन्हीं से रिलेटेड ये है कि वह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख के रूप में भी कार्य करना जारी रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 50 से अधिक देशों के राजनयिकों को संबोधित करते हुए स्टडी इन इंडिया अभियान के तहत सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। इस न्यूज में बस आपको यह जानना है कि स्टडी इन इंडिया कॉन्क्लेव नई दिल्ली में संपन्न हुआ और उसको ये धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का सिंपल सा उद्देश्य है कि भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट न्यूज है कि ये जो दिख रहा है ये हैं युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से। इन्होंने क्या किया है, ये बस आपको अस्मिता इसमें याद रखना है कि अस्मिता के तहत स्पेशल एडिशन की घोषणा की है। अस्मिता क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। सिंपल सा मतलब ये है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टर्म है। तो ये चूंकि एक सिंपल सा न्यूज था लेकिन न्यूज में एक कह सकते हैं कि स्कीम का नाम आ गया। तो जब भी एक स्कीम का नाम आता है तो आपको उसको स्कीम के बारे में याद रखना है कि स्कीम क्या है और स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे मेनली आपको रखना है ये स्कीम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है अस्मिता, और अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुवाल ओराम ने नई दिल्ली में ट्राइब्स आर्ट्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट ये है कि देश भर में अपनी तरह की पहली पहल में मुंबई के सब अर्बन जिले ने सक्षम स्किल सर्वे शुरू किया है। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि मुंबई के द्वारा सक्षम स्किल सर्वे शुरुआत किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि 18 से 40 साल के युवाओं के स्किल्स को स्टडी करने और उन्हें नौकरी के लायक बनाने की एक कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है ये झारखंड से। ये हैं झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मतलब कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इन्होंने ये बताया है, घोषणा किया है कि वोटर रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल रोल पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और 3 सितंबर को रांची में होगा। ये फ्यूचर का न्यूज़ है, 2 और 3 सितंबर को याद रखना बस आपको ये कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल रोल एंड वोटर रजिस्ट्रेशन रांची में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 16 अप्रैल को, ये भी फ्यूचर का न्यूज़ है कि 16 अप्रैल को नई दिल्ली में भारत स्टील 2026 समिट होस्ट किया जाएगा। तो ये इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली में भारत स्टील 2026 समिट होस्ट किया जाएगा। इसमें बस यही किया जाएगा कि स्टील से रिलेटेड बातों को चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार स्टील को और इस प्रकार बनाया जाए कि हम लोग वर्ल्ड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके, ज़्यादा बेटर कर सकते हैं कि व्यापार के रूप में ये चीज़ उभरे। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार, युवा मामले तथा खेल मंत्री
मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब यहाँ पे एक बुक का नाम आ जाता है, बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। जब भी बुक का नाम आता है तो बुक से रिलेटेड आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। पहला ये बुक का नाम महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, दूसरा बुक के राइटर का नाम। तो ये बुक लिखा गया है डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा। ये कौन है डॉक्टर धीरज काकड़िया? ये एक्चुअली जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी जानते होंगे, जो ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट है आकाशवाणी, उसके ये महानिदेशक हैं, मतलब कि अतिरिक्त महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इसको किन्होंने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने इसे लॉन्च किया है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर कि आज के दिन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब है विश्व वन्यजीव दिवस, मतलब कि वाइल्ड लाइफ डे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है तो उसमें आपको 2-3 सवाल पूछा जाता है। पहला ये कि वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसमें तो आपको क्लियर है कि ये 3 मार्च को मनाया जा रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दूसरा ये सवाल पूछा जाता है कि ये किस नंबर का डे मनाया जा रहा है। तो अभी 2026 में 13वां एडिशन कर सकते हैं मनाया जा रहा है, फिर कह सकते हैं कि 13वां नंबर का विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। तीसरा इस जो सवाल पूछता है डे से रिलेटेड, वो पूछता है थीम, कि इसका थीम क्या था जो मनाया गया था। तो अभी जो 2026 में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। और इंग्लिश में बोलेंगे तो मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और चूंकि ये आज कौन सा डे मनाया जाता है इससे रिलेटेड है, तो इस महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो भी एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड डिफेंस डे, ये दोनों ही मनाया जाता है। 3 जनवरी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये हम लोग अभी देखे। अब विश्व वन्यजीव दिवस। 4 जनवरी को नेशनल सेफ्टी डे। ये बस एक रिवीजन मात्र के लिए, इसको जब आप रोज रोज रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी खुद से ही। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को CRPF रेजिंग डे। उसके बाद फिर 12 मार्च को दांडी मार्च का वर्षगांठ, इसी दिन महात्मा गांधी दांडी मार्च किए थे। 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। उसके बाद फिर आप 20 मार्च को याद रख सकते हैं विश्व गौरैया दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद नेक्स्ट है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व जल दिवस। उसके बाद 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस नहीं भूलना है। और फिर लास्ट है 24 मार्च को TB डे, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये था आज का लास्ट। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया बीप्रभु चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें ताकि उसमें आपको कंटेंट्स मिलते रहे। साथ में इसी PDF को यदि कोई ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में चाहते हैं, मतलब कि कोई रंगीन नहीं हो, जिसको आप प्रिंट आउट कर सके, और साथ में इसका शॉर्ट नोट्स की तरह चाहते हैं, तो वो भी बीप्रभु टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।